टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई। अब हमें ये तो पता है कि जीएसटी के अंदर जो जीएसटी चार्जेबल है इज़ ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी जो लगता है वो सप्लाई के ऊपर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब कब वो मोमेंट कौन सा होगा, वो टाइम कौन सा होगा जब हमें जीएसटी चार्ज करना है, तो वो हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा कि वो कौन सा ओकेज़न है जब हमें जीएसटी चार्ज करना है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये दो सेक्शन हैं ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो हमें गाइड करेंगे। सेक्शन 12 हमें गाइड करेगा जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमें जीएसटी कब चार्ज करना है, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑन विच वी हैव टू चार्ज द जीएसटी। एंड सेक्शन 13 गाइड करेगा इन केस ऑफ सर्विस। तो पहले एक सिंपली प्रोविज़न को समझते हैं। सेक्शन 12 जो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जब भी गुड्स सेल करे तो किस मोमेंट पे वो कौन सा टाइम है जब हमें जीएसटी चार्ज करना है। द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करा गया है वो वर्ड है शैल। शैल को हम मस्ट की तरह रीड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टेक्निकलिटीज़ यहाँ पे डिफाइंड है, जो सेक्शन 12 के अंदर बताया गया है, हमें उसी को ही फॉलो करना है और वही टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। सेक्शन 12 के अलावा और कोई भी हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है। मतलब जो सेक्शन 12 के अंदर बताया हमें और अथॉरिटीज़ को उसी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी को ही समझना पड़ेगा। तो द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। ये सेक्शन जो कहता है, जिस सेक्शन में डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। अब अगर सिंपल मीनिंग में समझें, हमारी जो सप्लाई होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो हमारी फॉरवर्ड चार्ज में होती है, और एक हमारी सप्लाई होती है रिवर्स चार्ज में। सेक्शन 12 हमें दोनों ही केसेस बताएगा कि फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अभी हम फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल, अगेन जो वर्ड है वो शैल है, मतलब हमें इसे स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना होगा और जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को ही मानते हुए हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिफाइन करना पड़ेगा। ऑफिसर्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही एसएससी कुछ एडिशनल ऐड कर सकता है। ये लिटिगेशन को थोड़ा रिमूव करने के लिए यूज़ करा गया है। शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कि जो इनवॉइस की डेट होगी ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज़ रिक्वायर्ड। सेक्शन 31 के अंदर उसको इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था या फिर उसने इनवॉइस कब इशू कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। तो फर्स्ट जो निकल के आया वो इनवॉइस डेट है। अब इनवॉइस कब इशू करना चाहिए सेक्शन 31 के अंदर, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि इनवॉइस की जो डेट है, या तो इनवॉइस इशू कर दिया या कर देना चाहिए था वो डेट, और या जो वर्ड कंजंक्शन यूज़ करा गया है वो है और, या तो ए हो जाए या बी हो जाए। अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ए या बी में से जो भी पहले होगा, जो भी अर्लियर है, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। बी क्या है? द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। सप्लायर को जब कस्टमर से पेमेंट आ गई तो वो टाइम ऑफ सप्लाई है, उस टाइम पे हमें जीएसटी चार्ज करना है, उस पे हमें जीएसटी लगाना है। ये वो टाइम है जब हमें जीएसटी जो चार्जेबल हो जाता है और गवर्नमेंट को पेएबल बन जाता है। अगर सपोज़ करो अप्रैल
2021 में मुझे पेमेंट रिसीव हुई है, तो अप्रैल की जो GSTR 3B मैं फाइल करूँगा मई में, मुझे उसके साथ GST का पेमेंट करना होगा। तो मेरी जो टाइम ऑफ सप्लाई बन गया वो बन गया अप्रैल 2021। अप्रैल की जो मंथली पेमेंट करूँगा मैं GST की, उसमें मुझे GST पे करना है। तो फर्स्ट निकला इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, विच एवर इज़ अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो हमारा इनवॉइसिंग का टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो अब यहाँ पे जब मैंने बोला इनवॉइस डेट, तो इनवॉइस डेट जो है वो दोनों चीज़ों को कवर करता है। इनवॉइस या तो इशू कर दिया हो, या लास्ट डेट, या तो इनवॉइस ऑलरेडी इशूड है, या फिर वो जो लास्ट डेट जब उसे इनवॉइस इशू करना था, लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइसेस हैज़ अराइव्ड, वो लास्ट डेट आ चुकी है, तो उस दिन माना जाएगा कि इनवॉइस ये हमारी डेट है फॉर सेक्शन 12। तो हम अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ इतना सिंपली समझते हैं इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले होगा, इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट, विच एवर इज़ अर्लियर। तो एक एग्जांपल लेके के समझते हैं। सपोज़ करो मिस्टर ए ने कोई गुड्स सेल करा मिस्टर बी को। अब जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? या तो मिस्टर ए ने इनवॉइस इशू कर दिया, अभी हमने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं। इनवॉइस डेट है 10 मई 2021 और पेमेंट डेट है 20 मई 2021। नाउ माई क्वेश्चन इज़, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई? हमने पढ़ा इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज़ अर्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई 10 मई रहेगा। अब ये हम डिफरेंट एग्जांपल्स बना सकते हैं। मान लो इनवॉइस की डेट है वो 11 मई है और पेमेंट की डेट है वो 5 मई है 2021। तो 5 मई जो पेमेंट डेट है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा, अभी तक ना तो इनवॉइस इशू करा है, ये ट्रांजैक्शन हुई 1 मई 2021। अभी तक ना तो कोई इनवॉइस इशू है, इनवॉइस नॉट इशूड, ठीक है, ना ही कोई पेमेंट रिसीव हुई है। 1 मई को ट्रांजैक्शन हुई थी। सपोज करो 31 मई 2021 was द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस और पेमेंट अभी तक आई नहीं है, तो हमें क्या टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो पेमेंट डेट और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विच एवर इज़ अर्लियर। ये अभी हमने एक एग्जांपल लिया है 31 में। हम स्टडी करेंगे कि इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, सेक्शन 31 भी स्टडी करेंगे। तो अभी इस केस में इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज़ अर्लियर, पेमेंट डेट तो आई नहीं, 31 मई से पहले तो है नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा इस वाले केस में, वो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा 31 मई 2021। आई थिंक वी आर क्लियर दिस टिल नाउ। थैंक यू।